टाइफाइड फीवर क्या है? इसे एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, आंतरिक फीवर भी और मियादी बुखार भी कहते हैं। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। अगर किसी को सविराम ज्वर के बाद में कपाल पर या सिर पर बहुत भयानक दर्द हो, वो भूल के अंदर बक रहा हो, बहुत ज़्यादा बेहोशी हो, उसका पेट फूला हुआ हो, तल पेट को दबाने से उसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही हो, पेट को दबाने से गड़गड़ाहट की आवाज़ हो, कभी कब्ज हो, कभी उसको अतिसार हो, दस्त लग जाते हों, जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और धीरे धीरे उसका बुखार बढ़ रहा हो, धीरे धीरे विलम्ब से वो आरोग्य हो रहा हो, जैसे सीढ़ी पर चढ़ने उतरने की तरह बुखार हो, नाक से खून गिर रहा हो, रक्त के दस्त आ रहे हों, जीभ पहले लाल, उसके बाद में सूखी हो जाए, भूरी हो जाए, फटी फटी हो जाए, इसके अंदर जो स्प्लीन है उसका साइज बढ़ जाता है, मेसेंट्रिक ग्लैंड्स हैं वो फूल जाते हैं। इसके अलावा जो आंतें हैं उसमें जो पेयर पैचेस होते हैं उनके अंदर जख्म हो जाता है, लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, निमोनिया जैसे भी लक्षण, ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो इसको टाइफाइड एंट्रिक फीवर कह सकते हैं। ये बीमारी मोस्टली गर्मियों के अंदर या फिर शरद ऋतु के अंदर ज़्यादा होती है। अस्वस्थ और रोगी मनुष्यों की अपेक्षा ये सबल व स्वस्थ व्यक्ति उन पर यह अधिक आक्रमण करती है। गर्भावस्था में या कोई प्रबल पुरानी बीमारी भोग कर अगर कोई आया है तो उसको टाइफाइड के उपसर्ग हो सकते हैं। 15 से लेकर 25 वर्ष की उम्र के भीतर ये बीमारी अधिक पाई जाती है। बच्चों में और 60 बरस के बाद में उन उन रोगियों की संख्या इसमें बहुत ही कम है। बच्चों में ये बीमारी के यदि उपसर्ग प्रबल नहीं है तो प्राण घातक भी नहीं है। टाइफाइड ये एक संक्रामण का रोग नहीं है जो लड़छुत या छुआछूत से नहीं फैलता है। यदि इस रोगी के पास कोई रहेगा तो उसको उसके रोग होने की आशंका नहीं है। टाइफाइड के रोगी के जो मल है उसके अंदर ही टाइफाइड बेसिलाइज पाए जाते हैं। यही मल जब पानी में या कपड़ों के अंदर या उसकी चादरों के अंदर मिल जाए और उसके साथ में हाथ या वायु के अंदर वो फैल जाए तो इस तरह से ये फैल सकता है। टाइफाइड के जो अन्य लक्षणों का वर्णन करूं उससे पहले मैं इसकी ताप की गति के बारे में कुछ आभास करा दूं। इसके अंदर जो बुखार का उतार चढ़ाव है उसके द्वारा ही रोग का असली जो टाइफाइड है वो उसके बारे में पता लग जाता है। जैसे पहले दिन के अंदर सुबह के टाइम में अगर ये 98.5 तक है तो शाम को ये 100.5 तक हो सकता है। दूसरे दिन के अंदर सुबह अगर 99.5 है तो ये 101.5 हो सकता है। मतलब पहले वाले दिन से ये सुबह और शाम में एक एक डिग्री बढ़ जाएगा। उसके बाद में तीसरे दिन के अंदर ये फिर एक डिग्री बढ़कर सुबह 100.5 हो सकता है, शाम के टाइम में 102.5 हो जाएगा। चौथे दिन में सुबह 101.5 और शाम को 103.5। पांचवें दिन के अंदर ये सुबह फिर एक डिग्री बढ़कर 102.5 और शाम को 104.5 हो जाता है। तो स्टार्टिंग से लेके ये हर दिन सुबह भी एक डिग्री बढ़ जाता है और शाम के टाइम में भी पहले दिन से एक एक डिग्री बढ़ के ही आता है। इसके बाद में प्रायः सेकंड सप्ताह के बाद में ये दिन में जो संध्या का जो तापमान है वो 103-104 डिग्री तक चढ़ जाता है। संध्या में जितना तापमान रहता है सुबह उससे कुछ कम ही रहता है, पर रोग और उसके साथ के उपसर्गों में तेजी के अनुसार तापमान के स्वभाव के बारे में या उसके जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए टाइफाइड का ज्ञात किया जा सकता है। टाइफाइड का भोग काल है मोस्टली
4 सप्ताह का होता है। उसमें पहले सप्ताह से लेकर चौथे सप्ताह के तक रोगी जो 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 उनके प्रधान लक्षण हैं वह मैं अब आपको विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। टाइफाइड का जो पहला सप्ताह है उसमें बुखार है, त्वचा के अंदर सूखापन है, नाड़ी की गति इसमें तेज चलती है, नाड़ी की जो बीट है वो 100 से लेके 120 तक हो जाती है, रात में नाड़ी का वेग ज़्यादा बढ़ता है, मन की जो अवस्था है वो गोलमाल, अर्थात रोगी अपनी अवस्था को अच्छी तरह से समझ नहीं सकता, सिर दर्द की बात वो ज़्यादा कहता है, रात को भूल में वो बकता है, बड़बड़ाता है, पेट इसमें उसका बड़ा हो जाता है, थूकने पर पेट फूले रहने और ठप ठप की आवाज़ होती है, पेट दबाने पर दर्द होता है, जो दाहिने पट्टे हैं उसके ऊपर के जो कुछ अंश है जिसे इलियम नाम का जो स्थान है उसको दबाने से वहां पे गड़गड़ की आवाज़ होती है, जीभ के ऊपर सफ़ेद कोटिंग मैल आ जाती है और किनारे उसके लाल रंग के होते हैं और साफ होते हैं। ऐसी जीभ टाइफाइड के रोग के निर्वाचन में बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक भूमिका निभाती है। इसके अलावा उसको प्यास लगती है, कान में आवाज आ सकती है, नाक से खून गिर सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। पहले सप्ताह के अंदर रोगी ज़्यादा दुर्लभ नहीं होता है और उसके जो मुखश्री है वो भी इतना मलान नहीं होता। दूसरे सप्ताह के अंदर टाइफाइड में रोगी खूब कमजोर हो जाता है, बुखार भी उसका बढ़ जाता है, बुखार 2 बार आ सकता है, जो बुखार सुबह है वो कुछ कम है और दिन में 11-12 बजे के बाद में बढ़ता है और संध्या में फिर कुछ कम पड़ सकता है और रात को फिर बढ़ जाता है। जो कि टाइफाइड बुखार की ताप जो इसमें है कोई भी स्थिरता नहीं रहती। अभी देखेंगे तो 102 डिग्री, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो 104 डिग्री तक हो सकता है, फिर आधे घंटे बाद में फिर 101 तक भी जा सकता है। इस तरह से टेम्परेचर बार बार फ्लक्चुएट करता रहता है। अगर बुखार इसके अंदर प्रबल है तो फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर सांस वाली नली है उसके अंदर ब्लड का कंजेशन हो जाता है, सीने में भीतर साए साए की आवाज़ आती है, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, सिर दर्द है, तंद्रा के अंदर, नींद्रा के अंदर पड़ा रहता है, ड्रोजीनेस रहती है, होठों के अंदर, दांतों में दूध की मलाई के तरह के टुकड़े मैल इकट्ठे हो जाते हैं, आंखों की पुतलियां हैं वो फैल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, होंठ सूख जाते हैं, जीभ सूख जाती है, प्यास और उसकी जो प्रवृत्ति के लक्षण इसमें प्रकट होते हैं। जो कठिन रोग इस सप्ताह के अंदर आंतों के अंदर जो है उसके अंदर और जो पेयर पैचेस होते हैं उसके अंदर ये फैल जाता है। आंतों के अंदर ये इलियम साइड के जो अंतिम पार्ट है उसमें ये जख्म कर देता है, इसलिए प्राय इसको पतले दस्त, खूनी दस्त हो सकते हैं, पेट में गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं, दिन और रात में 6-7 बार से लेके 25-30 बार भी उसको दस्त आ सकते हैं। पखाना होने पर पेट फूलना नहीं घटता, मल पतला है, जैसे मटर का पानी हो उस तरह का दिखाई देता है, उसमें बहुत बदबू आती है, कभी कभी सेम के पत्तों की तरह का रंग का दस्त होता है, उसमें झाग होती है, रक्त भी आ सकता है, कभी कभी कब्ज हो जाती है। 2-3 से लेके 4 दिनों के अंदर में उसको कॉन्स्टिपेशन के बाद में भी पखाना हो सकता है, स्प्लीन इसमें बढ़ जाती है। प्रथम सप्ताह के अंत में जो परीक्षा करने पर हाथ में वह जो स्पष्ट मालूम होता था, हाथों के अंदर इसमें फिर रेजोलिया रैशेस या मोती जरा के दाने हैं वो निकल आते हैं, ये पहले की तरह ही दिखाई देने लगते हैं। रैशेस निकलने के समय 7 से 12 दिनों के बीच में और ये प्राय रोग भोगने के अंत तक फिर रहते हैं।
सैकड़ों में 10-15 रोगियों के अंदर ये रैशेस निकलते हैं। मिसेंट्री ग्लैंड्स हैं, वो फूल जाती हैं। कभी कभी किसी रोगी के अंदर नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। एंडोकार्डाइटिस, जिसके अंदर हार्ट की जो कवरिंग है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ब्रेन के मेम्ब्रेन के अंदर मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये सब उपसर्ग दिखाई देते हैं। हार्ट इसमें नरम हो सकता है, थुलथुला हो जाता है। नाड़ी की गति 100 से लेकर 120 डिग्री तक हो सकती है। टाइफाइड में खूब तेज बुखार रहने पर नाड़ी की गति अत्यंत धीमी रहती है। यहाँ तक कि नाड़ी इस तरह की जो है वो चिकित्सक कहेंगे कि ज्वर तो 99 डिग्री है, पर थर्मामीटर से लगाने पर वो 102-103 डिग्री तक होता है। नाड़ी के इस लक्षण जो है उसमें टाइफाइड के निर्वाचन में एक विशेष लक्षण है। सांस लेने के अंदर जैसे चूहे के बदन से बदबू आती है वैसी गंध आनी शुरू हो जाती है। टाइफाइड का जो तीसरा सप्ताह है उसके अंदर रोगी इस दूसरे सप्ताह के बाद में जो विशेष उपसर्ग है वो तो नहीं रहते, लेकिन इसके अंदर जो बुखार है वो इस सप्ताह के अंत में कुछ घट जाता है। सुबह 101 या 100 डिग्री तक भी रह सकता है और दोपहर को 101 तक जा सकता है। इसी तरह रोगी का जो ज्वर है वो प्रायः 2-1 दिनों के अंदर से घटना शुरू हो जाता है। और अगर दूसरे सप्ताह के कोई उपसर्ग पैदा हो जाते हैं तो ये सभी जो उपसर्ग हैं, बुखार, खांसी, दस्त या ब्लीडिंग, तीसरे सप्ताह के अंत से फिर ये धीरे धीरे घटने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा ना होकर ये बीमारी एग्रेसिव भी हो जाती है, कठिन हो जाती है। रोगी अगर कठिन आकार धारण कर ले तो रोगी बिछावन पर चित होकर पड़ा रहता है और क्रमशः जो सिर की तरफ है उस तरफ, पैरों की तरफ वो सरक जाता है, स्थिर नहीं रह पाता। जीभ उसकी मोटी हो जाती है, सूख जाती है, उसमें भूरे रंग का मैल इकट्ठा हो जाता है। जीभ कभी कभी फट फट जाती है, ऐसा मानो जैसे सूखे मांस का कोई टुकड़ा हो। पेशाब का परिणाम बहुत कम हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है और कितनी ही बार रोगी का पेशाब बंद भी हो सकता है। हाथ की उंगली है उसमें ट्रेमर कांपने लग पड़ती है। विषावन की चद्दर को वो नोचता है और अपने रिश्तेदारों को भी पहचान नहीं पाता। नाड़ी उसकी शिन दुर्लभ, इंटरमिटेंट हो जाती है, चलते चलते बीच में रुक जाती है। पेरिटोनाइटिस के अंदर जो जीआईटी या हमारे जो पाक स्थल है उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। बुखार इसमें फिर 104-105 डिग्री तक हो सकता है। पेट फूलना नहीं घटता। पेरिटोनाइटिस अगर हो जाता है तो ठंड लगकर रोगी मर भी सकता है। ऐसा भी देखा जाता है कि रोगी का जो हिमांग है होकर एकाएक उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी किसी को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया है। और कितनी बार ऐसा देखने में भी आता है कि केवल बुखार है और टाइफाइड के जो उपसर्ग हैं वो भी कुछ नहीं है और रोगी की मृत्यु एकाएक हो सकती है। टाइफाइड का जो चौथा सप्ताह है, यदि इसमें उपसर्ग घट जाते हैं तो इस सप्ताह में अक्सर ज्वर घट जाता है। जीभ साफ होनी शुरू हो जाती है, पेट फूलना, पतले दस्त आना, ये जो पेट की गड़बड़ियां हैं ये घटनी शुरू हो जाती हैं। उसको भूख लगनी शुरू हो जाती है। इस अवस्था को कन्वलेंस कहते हैं। इस समय रोगी को खूब सावधानी से रखना चाहिए, नहीं तो बीमारी दोहरा भी सकती है। यदि उपसर्ग नहीं घटते हैं तो 2-1 सप्ताह का समय बीत जाता है तो उसके बाद में भी कई बार ये बुखार घटना शुरू हो जाता है। टाइफाइड के जो प्रधान उपसर्ग हैं उसमें हिचकी आ सकती है, पेट फूलता है, स्वर तंत्र के अंदर जख्म हो सकता है, वोकल कॉर्ड के अंदर पैरालिसिस हो सकता है, कानों के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, बुखार बहुत अधिक हो सकता है,
रक्त वाले दस्त लग सकते हैं, पेशाब के अंदर खून भी आ सकता है, और मानसिक जो प्रवृत्ति है जैसे हिचकी, खून वगैरह के लक्षण जो हैं वो इसके अंदर फिर बुरे लक्षण कहलाते हैं। टाइफाइड के जो विषजनक उपसर्ग हैं या जो ज़्यादा हानिकारक या डेंजरस सिम्टम्स हैं, उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है ये लंग्स से हो सकती है, नाक से हो सकती है, आंतों से हो सकती है, कभी कम कभी ज़्यादा परिणाम के अंदर मल द्वारा ये निकल सकती है, एकाएक ये अधिक हो सकती है, और इस पर अधिक परिणाम के अंदर ब्लीडिंग हो तो एकाएक रोगी की हालात बहुत बिगड़ सकती है। आंतों के भीतर से अगर रक्तस्राव हो, रोगी मूर्छा में आ जाए, कोमा में चले जाए, तो उसकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर अगर सुस्ती बहुत ज़्यादा है या पे पतले दस्त आते हैं, उसकी वजह से उसको सुस्ती आ सकती है। पेरिटोनियम के लक्षण भी इसमें घातक होते हैं। जो आंतों को ढकने वाली झिल्ली है उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो ये एकाएक पेट के अंदर बहुत तेज दर्द आती है, उसका जो लीवर है वो फूल जाता है, पेट फूल जाता है, मिचली हो सकती है, वामन आ सकता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, बुखार बढ़ जाता है। इस तरह के कितने ही लक्षण आते हैं और जो डेंजरस सिम्टम्स के अंदर आते हैं। अगर उसको ब्रोंकाइटिस हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, प्लूरेसी हो रही है, तो ये भी उसको आराम आने में बाधा डालते हैं, और कई बार ये ज़्यादा बिगड़ जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। बीमारी का बार बार दोहराना भी ये हानिकारक हो सकता है। कितनी ही बार बीमारी आराम हो जाने के बाद में खाने पीने के दोषों के कारण फिर से बढ़ जाती है। यहाँ जो कमज़ोर स्वभाव के व्यक्ति हैं उनके अंदर ये क्रॉनिक हो जाती है, और कितनी ही बार ऐसा भी देखने में आता है कि उसके कोई विशेष खराब लक्षण तो नहीं प्रकट होते, लेकिन रोगी का ये बहुत डेंजरस सिम्टम्स के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है। टाइफाइड का जो फीवर है, जो एंट्रिक फीवर है या मियादी फीवर जिसे कहते हैं, वह बहुत से स्थानों पर टाइफस, जिसे मोह ज्वर कहते हैं, टाइफो मलेरिया है इत्यादि से भी उसके भ्रम हो सकता है, तो हमें उससे भी इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। जो टाइफस है, जिसे मोह ज्वर भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें तापमान जो है और जो उसके दूसरे उपसर्ग हैं वो एकाएक बढ़ जाते हैं। बुखार इसके अंदर 104, 106, 107 डिग्री तक भी जा सकता है। सुबह बुखार इसमें नहीं घटता है, रोगी पहले भी भयंकर भाव धारण कर लेता है। 5-6 दिनों के अंदर जो रेजियोलर रेशेज हैं, मच्छर के काटने की तरह के जो गुलाबी दाने होते हैं, उस तरह के जो दाने हैं वो स्किन के अंदर निकल आते हैं। ये दाने निकलने के बाद बीमारी अपनी अंतिम अवस्था में आ जाती है। टाइफाइड के अंदर अक्सर उसको कब्ज रहती है, दाहिने पुट्ठे की तरफ उसके जो पेट की तरफ दबाने से दर्द और उसके अंदर गड़गड़ की आवाज़ इसमें नहीं होती, समूचे माथे में इसमें दर्द होता है। प्रायः 7-8 दिनों के बाद में बुखार है वो टूटना शुरू हो जाता है। इसका भोग काल मोस्टली 2 से 3 सप्ताह तक होता है। उसके बाद में इसमें आंतों में जो खून है या मल द्वार से जो खून है वो नहीं निकलता है टाइफाइड की तरह। इसका जो प्रधान उपसर्ग है वो निमोनिया हो सकता है। टाइफाइड के अंदर सुबह जो तापमान घटता है प्रातःकाल की अपेक्षा तीसरे पहर के अंदर 1-1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है। साधारणतः 104-105 डिग्री तक बुखार बढ़ जाता है। बीमारी जो एकदम इसमें खतरनाक नहीं होती, खूब धीरे धीरे बढ़ती है, और 7 से 12 दिनों के बीच में मोतीझरा के दाने निकल आते हैं। रोग रहते रहते ही वो गायब भी हो जाते हैं। अक्सर इसमें पतले दस्त होते हैं, कब्ज भी रहती है, दाहिने पुट्ठे के अंदर पेट के जो तल पेट है वहाँ पे दबाव डालने से दर्द है, गड़गड़ की आवाज़ होती है, जो टाइफाइड में नहीं है। इसका भोग काल 3 से
4-5 सप्ताह तक हो सकता है, 21 से लेके ये 42 दिनों तक जा सकता है, और इसके अंदर आंतों की ब्लीडिंग हो सकती है। जो टाइफोमलेरिया है उसके अंदर एकाएक शरीर का तापमान बढ़ जाता है, अर्थात कई घंटों के भीतर ही 103-104 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ जाता है। इसके बाद ताप के जो घटने का बढ़ने के लक्षण दिखाई देते हैं, उसमें स्पष्ट ठंड लगकर एकाएक बुखार चढ़ता है। ज्वर की जो गति है वो टाइफाइड की तरह नियमित भाव से नहीं होती है। शरीर में अक्सर दाने भी नहीं निकलते हैं टाइफोमलेरिया में। इसमें त्वचा पीली रहती है, जो लीवर है उसमें दर्द है, स्प्लीन में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, मल के अंदर इसमें संक्रामण नहीं रहता। इसमें मलेरिया और टाइफाइड के जो मिश्रित लक्षण है वो दिखाई देते हैं। कितनी ही बार टाइफाइड का जो भोग समय है उसके बाद में अंत में मलेरिया के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अंदर जो इसके उपसर्ग हैं उसमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कैटरल निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया प्रधान है। ये आप मेरे ब्रोंकाइटिस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और कभी कभी पेरिटोनाइटिस हो सकता है, आंतों में छेद होता है, रक्त का जो संचार है वो इसमें बढ़ सकता है, और हेमरेजिया हो सकता है, रक्तस्राव होता है। इसका भोग काल 3 से 4 सप्ताह तक ही होता है। दोबारा भी ये आक्रमण कर सकता है, और 100 में से 5 या 10% लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। इस बीमारी में तापमान बहुत ऊंचा होता है, तेज होता है, तेज कंपती हुई नाड़ी होती है, बहुत ज़्यादा दस्त होते हैं। तीसरे सप्ताह के अंदर ब्रोंकाइटिस, निमोनिया के लक्षण भी टाइफोमलेरिया के अंदर दिखाई देते हैं। इसको और डिफ्रेंशिएट करने के लिए टाइफाइड को हम जो रोमेटिक फीवर है उससे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कि जो जिसे वात बुखार कहते हैं। इसकी जो पहली अवस्था है, कभी कभी इसके अंदर बुखार आता है, अंगों के अंदर इसमें बहुत दर्द होता है, पूरी बॉडी के अंदर दर्द होता है। टाइफाइड में भी इस तरह का दर्द है, पर वो थोड़ा कम है। जो रोमेटिक या वात के अंदर है वो जॉइंट्स के अंदर दर्द इसमें ज़्यादा होता है। जो सविराम ढंग का जो ऊंचा बुखार आता है इसमें, उसके बाद में इसको ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। पर इन दोनों के अंतर ये है कि जो रोमेटिक और टाइफाइड फीवर के अंदर पेट और आंतों के संबंध में जो उपसर्ग हैं वो दूसरे लक्षण इसमें नहीं दिखाई देते हैं, और इससे हम लोग टाइफाइड को भेद कर सकते हैं। निमोनिया से इसको हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसके अंदर निमोनिया के अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर आप मेरा निमोनिया वाला वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा से लाइनों के अंदर मैं बताऊं तो ये पहली अवस्था के अंदर इसके अंदर ठंड लगती है, कंपकंपी होकर बुखार आ सकता है और बीमारी आरंभ हो जाती है। इसके बाद इसमें हल्का बुखार और दूसरे लक्षण जो टाइफाइड के साथ हैं वो भ्रम कर सकते हैं। निमोनिया में जो टाइफाइड है उसमें सुस्ती है, कमजोरी है, पेट में गड़बड़ी है, धीरे धीरे रोग बढ़ता है, घटता है, इसमें लंबा भोग काल होता है इत्यादि। इसमें कुछ और ज़्यादा लक्षण फेफड़ों के ज़्यादा दिखाई देते हैं। टाइफाइड को हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस से किस तरह से अलग कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरा मेनिंजाइटिस वाला वीडियो भी देख सकते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस के अंदर इस अवस्था के अंदर जो लक्षण है वो टाइफाइड की तरह सदृश्य दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो मेनिंजाइटिस है या मस्तिष्क की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है। इसकी जो पहली अवस्था है उसके अंदर रिट्रैक्टेड या बोट शेप्ड एब्डोमेन हो जाता है, सांस लेने में छोड़ने में लंबा अनियमित होती है, बार बार या बहुत कष्ट देने वाला इसमें सिरदर्द है, प्रलाप है, मस्तिष्क के और लक्षण हैं, ऊंचा तापमान इसमें नहीं होता है और नाड़ी इसमें कोमल रहती है। 2 बार
डायक्रोटिक जो है पल्स वो इसमें नहीं रहती। पहले कुछ दिनों के तक लगातार इसमें वोमिटिंग हो सकती है, गर्दन के पिछले हिस्सों में कन्वर्जन स्पाज्म हो सकता है, और ये टाइफाइड के अंदर इस तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा से भी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, टाइफाइड को। इसका भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। थोड़े शब्दों में कहूँ तो ये एक बहुत ही व्यापक रूप से इन्फ्लुएंजा की बीमारी है। इन्फ्लुएंजा के अंदर जो प्रकाश्य है, आंतों के अंदर आक्रमण हो सकता है। ये बीमारी इस कारण से फिर टाइफाइड के साथ भ्रम कर सकती है। जैसे इसमें पेट फूलता है, पेट में गड़गड़ाहट हो सकती है, स्प्लीन बढ़ सकता है, पहले थोड़े दस्त आ सकते हैं, बुखार इसके अंदर टाइफाइड की तरह ही दिखाई देता है, जो 24 से लेके 24 घंटों के बाद में 103 104 डिग्री तक जा सकता है। और पहले सप्ताह के बाद ये ज्वर है, बुखार है, टूटना शुरू हो जाता है। इन्फ्लुएंजा पहले कुछ दिनों के अंदर ही बीमारी का जो भोगकाल है उसके अंदर बहुत सीवियर प्रोस्ट्रेशन, बहुत कमजोरी दिखाई देती है, और जो टाइफाइड का रोगी है वो धीरे धीरे कमजोर होता है। पाइमिया से इसको हम लोग भेद कर सकते हैं, या सेप्टिसीमिया से, जिसे पीप ज्वर कहते हैं। इसके अंदर के जो विकार हैं वह टाइफाइड से तो मिलते हैं, लेकिन टाइफाइड के बहुत से लक्षण रहने पर भी इसमें दस्त और जो जो कै होती है, जो नाड़ी की गति है, वो बहुत तेज होती है। पुरपुरल सेप्टिसीमिया जो मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद में होता है बुखार, उसके अंदर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तेज पतले दस्त हैं, इसमें बुखार बहुत तेज हो जाता है। इसके अंदर वो मियादी नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग फिर टाइफाइड से अलग से भेद कर सकते हैं। और ये प्रेगनेंसी के बाद में होता है तो वो भी एक इसका बड़ा भेद हो जाता है। काला आजार से भी टाइफाइड को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह से रेमिनेंट फीवर की ही प्रकार है। इसमें बुखार 24 घंटों में 2 बार चढ़ता है, पेट में गड़बड़ी है, लंग्स के अंदर जो गड़बड़ी है वो ज़्यादा नहीं होती, पेट की गड़बड़ी भी बहुत कम होती है, इसके अंदर जो स्प्लीन है वो बढ़ जाती है और खूब कड़ी हो जाती है। टाइफाइड के जो पाथे हैं या उसके अंदर किस तरह से हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं, जब बुखार का जो भोगकाल होता है उस समय पेट की जो बीमारी है या जो पेट फूलता है वो एक बहुत बड़ा उपसर्ग होता है इसके अंदर, और ये प्रायः पहले से ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसलिए खूब सहज से पचने वाली हल्की चीज़ें खाने पीने का प्रबंध करना चाहिए। कितनों को ही ये इसके अंदर दूध या दूध से जो पाते हैं वो दे सकते हैं, पर कितनों को ही जो दूध है वो ठीक से नहीं पचता है, तो उनको ये दूध कम देना चाहिए। पेट में अगर वायु बढ़ जाती है, पेट फूलता है, उसको अगर पतले दस्त आने शुरू हो जाते हैं तो दूध नहीं देना चाहिए। बुखार के समय रोगी को सिर्फ जलीय पानी या पानी की तरह की पतली चीजें ही दें। यदि पतले दस्त हैं और खाने के साथ में टुकड़ा टुकड़ा सफ़ेद छेने की तरह का कोई पदार्थ निकलता है तो उस समय दूध एकदम मना है। रोगी को पानी के अंदर बार्ली, पानी का के अंदर अरारोट, कच्चे नारियल का पानी, गांव के अंदर ठंडा पानी आप उसको दे सकते हैं। इसके लिए गर्म पानी को ठंडा करके उसको रखें, वो उसको पिलाएं। ज्वर जब बुखार की जब अवस्था ज़्यादा हो तो उस टाइम रक्त के अंदर जो पानी का हिस्सा है वो कम हो जाता है, तो उस समय रोगी को ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी पिलाना चाहिए ताकि उसको फिर पेशाब भी ज़्यादा आए। इससे टाइफाइड का विष निकलता रहेगा। दिन रात के अंदर 2 से 2.5 लीटर पानी उसको रोगी को पिलाना चाहिए। जल के अंदर बार्ली दे दें, उसके अंदर अरारोट मिला लें, वे मिल्क छेने का पानी दे सकते हैं। इस तरह से आप
टाइफाइड के अंदर ये लाभदायक है। इसके अंदर बेदाने का रस, नींबू का रस, ग्लूकोज और मिश्री को भी आप पीस कर पानी के अंदर मिला सकते हैं और वो भी इसको दे सकते हैं। कोई भी जो चीज़ है चबाकर खाने को देना इसमें मना है। टाइफाइड के जो प्रधान उपसर्ग जब होते हैं तब जब तेज बुखार है, उसकी वजह से अगर मस्तिष्क के लक्षण दिखाई दें, मेनिंजाइटिस के लक्षण दिखाई दें, वो अंट शंट प्रलाप के अंदर बक रहा हो, छटपटा रहा हो, बिछावन को उठा रहा हो, चद्दर को नोच रहा हो, तो ये जो मस्तिष्क की खराबी के लक्षण हैं। और जो खून के इसमें अगर दस्त हो जाएं, बहुत ज़्यादा पेट फूल रहा हो, बहुत अधिक पतले दस्त हैं, पेट की नाड़ी में जख्म होकर आंतों में छेद हो जाते हों, जो मेनिंजाइटिस है उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाए, खून के अंदर पेशाब आ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिम्टम्स कहलाएंगे। बुखार अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप स्पंजिंग कर सकते हैं, तौलिए को भिगोकर शरीर पर उसको रगड़ सकते हैं, माथे पर आप दही का पानी लगा सकते हैं, आइस पैक लगा सकते हैं। स्पंजिंग जिसे बदन पहुंचना कहते हैं, इससे शरीर का तापमान जब 102 डिग्री या 103 या 104 डिग्री हो उस समय ये करें। इसमें आप थोड़ा गुनगुना गर्म पानी लें, उसके अंदर आप तौलिया भिगोकर उसको निचोड़ कर उसके हाथ पैरों को, उसके अंगों को, उसके सिर को इससे पोंछें। फिर दूसरे सूखे कपड़े से अगर ज़्यादा गीला हो गया तो पोंछ दें। इस तरह से उसको स्पंजिंग करते रहें जब तक कि उसका टेम्परेचर थोड़ा कम ना हो जाए या 102 से कम ना हो जाए, तब तक ये करते रहें। यहाँ वो कह दे कि अब मुझे ठंड लग रही है, तब उसे छोड़ दें। सूखे वस्त्र उसको पहनाकर रखें, ढकें, उसे ढक के रखें। अगर ब्रोंकाइटिस या निमोनिया की बीमारी है तो पीठ और सीना को छोड़कर शरीर के बाकी अंगों में आप स्पंजिंग कर सकते हैं। बुखार अधिक है, बुखार घट नहीं रहा हो तो दिन में 2 या 3 बार भी स्पंजिंग की जा सकती है। बुखार कम करने के लिए और मस्तिष्क के लक्षण को घटाने के लिए माथे पर आप रेक्टिफाइड स्पिरिट, सिरका, नींबू का रस, आइस पैक या ठंडी पट्टी भी लगा सकते हैं। इससे बुखार उतरना शुरू हो जाता है और ब्रेन को थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। माथे पर जब जलपट्टी या आइस पैक लगाते हैं तो उसको बालों को फिर बाद में गीले अगर बाल हैं तो फिर पोंछ देना चाहिए। गांव के अंदर अगर बर्फ नहीं मिलती है तो वहाँ पे ठंडा पानी नहीं मिलता है तो आप दही लगा सकते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट को भी आप लगाएं तो वो भी जब इवोपरेट होती है तो ठंडक महसूस करती है। सिरका लगा सकते हैं, नींबू का रस लगा सकते हैं। कपड़े को 2-3 तह लगा के भी रख सकते हैं। कपड़ा हमेशा ज़्यादा गीला मत रखें। जब बुखार 103 डिग्री से नीचे उतर जाए तो आइस बैग और ये जो और स्पंजिंग है उसे आप धीरे धीरे कम कर दें और जब तक रोगी यहाँ चिढ़ ना जाए तब तक उसे ये करते रहें। खून के दस्त हों, पेट फूला हुआ हो और पतले दस्त हों तो पेट पर मिट्टी का लेप कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकोनिमोनिया में प्रायः या दूसरे सप्ताह में जो उपसर्ग दिखाई देते हैं तो ये मालूम होते ही छाती और पीठ पर गर्म कपड़ा या फलालैन वगैरह बांध देना चाहिए। उसका जो बिस्तरा है वो हमेशा साफ सुथरा रखें, खिड़कियां दरवाजे खुली रखें ताकि हवा आती जाती रहे। टाइफाइड के अंदर अगर कब्जी हो जाती है तो वो कई दिनों तक अगर उसे पखाना नहीं होता है तो आप उसे एनीमा दे सकते हैं। इसके लिए आप 2-3 दिनों के बाद में मल द्वार के अंदर ग्लिसरीन की जो स्पोजिटरीज आती हैं, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, वो लगा सकते हैं। ये एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। अगर ये नहीं मिलता है तो एक सिंपल घरेलू उपाय है, जो आप नहाने का साबुन है उसका 1 इंच का लंबा टुकड़ा काट लें,
और उसको उसके मल द्वार के अंदर डाल दें और उसको बाहर से थोड़ी देर के लिए दबा कर रखें ताकि वो निकल ना जाए या स्लिप ना हो जाए। और 10-15 मिनट के बाद में ही उसको एनीमा हो सकता है, उसको लेट्रिन आ जाएगी। तो ये भी एक घरेलू उपचार है जो आप कर सकते हैं। और अगर बुखार आंतों के अंदर से खून निकल रहा हो, रक्तस्राव हो रहा हो, तो उस समय केवल जलीय चीजें ही दें, एनीमा वगैरह देने मत दें, क्योंकि उससे फिर वो बिगड़ सकता है। रक्तस्राव के अंदर पीने वाली चीजें आप उसे ठंडा करके दे सकते हैं। पेट पर ऊनी कपड़े रख सकते हैं ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा। बुखार अगर ज़्यादा हो और बुखार एकाएक छूट कर अगर उसको ठंड लग रही हो, पसीना आता हो, तो कई बार उसको हार्ट फेल की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट फेल किसे कहते हैं? जब ये देखने में मिले कि किसी बीमारी के चरम अवस्था के अंदर रोगी को सांस लेने छोड़ने के बहुत जल्दी जल्दी करता है, वो बहुत तेजी से चलती है, हार्ट के अंदर धुक धुक जो लब डब की आवाज़ है वो सुनाई नहीं देती है, केवल सौ सौ की आवाज़ सुनाई देती है। हाथ पैर और पूरा शरीर जो है इसमें ठंडा पड़ जाता है, नाड़ी खूब क्षीण हो जाती है, पैल्पेबनी होती है, पता नहीं लगता है, पर वो तेज चल रही होती है। चेहरे पर, माथे पे बहुत ज़्यादा बूंद बूंद पसीना आ जाता है, तो उस समय समझ लें कि उसे हार्ट फेल हो रहा है और कई बार उसकी इससे मृत्यु भी हो सकती है। यदि टाइफाइड का ज्वर 99 या 96, इवन 97 तक भी अगर चला जाए, तो ये पेट के अंदर बहुत ज़्यादा यंत्रणा हो, उसके साथ में पेट खूब फूला हुआ हो, उसे बहुत ठंड लग रही हो, जो नाड़ी है उसमें और सांस लेने में बहुत ज़्यादा उसको तेजी हो, तो उस समय समझ लेना चाहिए कि उसके जो आंते हैं उसके अंदर छेद हो गया है, वहाँ से वो ब्लीडिंग हो रही है। तो ये भी एक डेंजरस सिम्टम्स के अंदर आता है। नाड़ी को भी आप लोगों को देखते रहना चाहिए। टाइफाइड के अंदर जो है नाड़ी, उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इससे हार्ट की बीमारी के भी बारे में पता लग जाएगा। सुबह के शाम में और शाम के समय में नाड़ी देखनी चाहिए। नाड़ी की अवस्था इस तरह से पता लगती है, अगर वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, जो एलोपैथी वाले हैं पुराने टाइम के अंदर नंबर 1 ब्रांडी है उसकी व्यवस्था करते थे, उसकी 1 ग्राम मात्रा 1 औंस पानी के अंदर 24 घंटे के अंदर उसको डिवाइड करके देते थे, ताकि उसके जो दुर्लभ नाड़ी है उसकी दुर्बलता दूर हो सके, नाड़ी सबल हो, और वो उसकी जो मात्रा है जब वो नॉर्मल हो जाए तो घटाकर 10-15 बूंदों तक व्यवहार कर सकते हैं। यदि नाड़ी की अवस्था अच्छी रहती है तो ब्रांडी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग होम्योपैथी के अंदर भी ब्रांडी का व्यवहार कई बार कर लेते हैं। इसे 1 या 1.5 ग्राम रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर 2-3 औंस पानी में मिलाकर उसके 2-3 चम्मच जो है वो 2-3 घंटे के अंदर जो नाड़ी की बीट्स है वो अगर 130 तक है या उससे अधिक हो जाए तो उसके अंदर हम लोग ये फिर दे सकते हैं। टाइफाइड या और भी जो इसकी विपत्तियां हैं, उसके जो लक्षण हैं उनको भी याद रखें। अगर 1 मिनट के अंदर 30 से अधिक सांस लेने की रेस्पिरेटरी रेट हो, नाड़ी 130 से अधिक हो, वो टकटकी लगाकर देख रहा हो, अज्ञानता में हो, पुकारने पर उत्तर ना दे रहा हो, और बुखार के जो विकार हैं वो ज़्यादा प्रकट हों, जब वो बेड पर लेटा हुआ हो तो वो उठने की भागने की चेष्टा कर रहा हो, भूल में बकता हो, मारने की, पहुंचने की, दांत से काटने की, वो काटने की जो दांती है वो लग सकती है, उसमें बिछावन की चद्दर है, कपड़े को वो खींचता है और अनजाने में उसको लैट्रिन हो सकती है, पेशाब निकल सकता है, जीभ इसमें खूब मोटी हो जाती है, उस पर सफ़ेद मैल जम जाती है,
जीभ के अंदर ट्रेम्बलिंग हो सकती है, जीभ बाहर ना निकलती है, बाहर नहीं निकलती। बुखार का जो तापमान है वो 104, तीसरे सप्ताह में 105 डिग्री तक जा सकता है। इसके अंदर चौथे सप्ताह के अंदर बेड सोर भी हो सकते हैं, जो दुर्लभ अवस्था के अंदर बहुत दिनों तक भाव रहने से, सोए रहने से, पड़े रहकर रोगी जो भोगते हैं या जिनकी वाइटिलिटी कमजोर है, उनके अंदर बेड सोर्स हो जाते हैं। पीठ या कमर के निचले जो हड्डियां हैं, जहाँ पे उनका प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पे ये घाव हो जाते हैं। इसे शायाशत कहते हैं। उसे अच्छी तरह से आर्निका या कैलेंडुला मदर टिंचर है, वो थोड़ी सी मात्रा में लेकर उसको आप लगा सकते हैं। उसको ग्लिसरीन में मिलाकर भी लगा सकते हैं, पानी में मिलाकर भी उससे उसको सफाई कर सकते हैं। आर्निका का बाहरी प्रयोग करें और घाव के जो चारों तरफ है उसको पहले आप रेक्टिफाइड स्पिरिट से साफ कर लें। कमजोरी दूर करने वाली पुष्ट चीजें हैं जो औषधि आदि की अवस्था है वो करनी चाहिए। टाइफाइड की बीमारी भोगते भोगते कितने ही रोगियों को खून के अंदर पेशाब भी आता है, बड़े बड़े फोड़े हो सकते हैं, और ये खून के अंदर जो पेशाब है बहुत ही खराब लक्षण होता है। बुखार इसमें जब आरोग्य अवस्था के अंदर आता है, जब वो ठीक होना शुरू होता है, तो जो असली टाइफाइड है, जो मियादी बुखार है, वो छूट जाने के बाद 4 से 6 सप्ताह तक रोगी को छेने का पानी देना चाहिए। सागू, बार्ली, अरारोट, दूध, सूजी की रोटी दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं, पाव रोटी दे सकते हैं। कोई भी मोटा और यहाँ पीने वाली जैसे सूप्स हैं, मछली का सूप है, मीट का सूप है, यहाँ गाजर का है, आलू का है, वो भी उसका सूप आप दे सकते हैं। दूध मिश्री दे सकते हैं। तीसरे सप्ताह के अंदर दूध में बार्ली सागू दे सकते हैं। 3-4 दिनों के बाद में जो पाते हैं नॉर्मल हैं वो दे सकते हैं। 41-42 दिनों के बाद में जब बुखार छूट जाता है, सभी उपसर्ग एकदम दूर हो जाते हैं, तो उसके 5-6 दिनों के बाद सुबह पुराने चावल का भात, खिचड़ी दे सकते हैं। और ऊपर जैसा बताया गया है वो भी आप उनका डाइट उसको उस तरह की दे सकते हैं। इसमें जैसे मछली का शोरबा, मीट का शोरबा, सूप दे सकते हैं। बीच बीच में गर्म पानी कई दिनों तक दे सकते हैं। उसके बाद में उसको गुनगुने पानी से स्नान भी करा सकते हैं। रोगी आराम होने के बाद में फिर भी उसकी खूब सावधानी बरतें ताकि ये रोग बार बार ना हो जाए। टाइफाइड के अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं वो लक्षणों के हिसाब से ही चयन की जाती हैं। फिर भी आप किसी योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही ये लें। इसके अंदर जब रोग शुरू होता है 1-2 दिनों के बाद से ही बुखार के अंदर आप मेडिसिन ब्राइनिया, जेलसीनियम दे सकते हैं। ये कंटिन्यू फीवर के अंदर भी कार्य करती हैं। आप मेरा कंटिन्यू फीवर का वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर उसकी मेडिसिन डिटेल में बताई गई हैं। इसके बाद में जब रोगी खाट से उठ नहीं सकता और रोग के जो लक्षण बढ़ जाते हैं और पता चलता है कि उसको जब टाइफाइड की बीमारी है, तो उस समय टाइफाइड की जो या मियादी बुखार की जो दवाइयाँ हैं, जब वो तब देना शुरू करते हैं कि वो कोई जब वो छटपटा ना रहा हो या बहुत ज़्यादा छटपटा रहा हो या कोई चुपचाप स्थिर भाव से पड़ा है। अगर वो रेस्टलेस टाइप का है तो उसमें आर्सेनिक, बैप्टीशिया देते हैं, रस्टॉक्स देते हैं। और अगर वो चुपचाप पड़ा रहता है तो उस समय आर्निका, ब्राइनिया, जेलसीनियम, एसिड म्यूट, नाइट्रिक एसिड, एसिड फॉस और कार्बोवेज इत्यादि देते हैं। जो रेस्टलेस के अंदर जो मेडिसिन कार्य करती हैं इसमें जैसे आर्सेनिक है वो 30 या 200 पोटेंसी में देते हैं। इसको मैं विस्तार से बताना की कोशिश करूंगा कि आर्सेनिक
जो साधारणतः दूसरे सप्ताह के जो अंत में है और तीसरे सप्ताह के अंदर इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। पर अगर लक्षण रहें तो यह स्टार्टिंग से भी दी जा सकती है। आर्सेनिक का जो मेडिसिन है वो इसके अंदर विशेष रूप से तब देते हैं जब किसी एक बंदे समय पर रोग के लक्षण प्रकट हो, पीरियोडिसिटी जिसके अंदर हो, इरिटेबिलिटी हो, उत्तेजना हो, जैसे सिर पर ठंड लग गई हो, उसके बाद में नाक बह रहा हो, नाक से पानी गिर रहा हो, छींकें आ रही हो, कुछ खाने के साथ ही उसको नोजिया वोमिटिंग हो, इत्यादि अगर लक्षण हैं। उसके साथ में अगर वो इरिटेबिलिटी के अंदर उसके अंदर जब मस्तिष्क उद्वेग है, उसको फियर ऑफ डेथ है, एंग्विश है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, सुस्ती, बेचैनी, प्रोस्ट्रेशन, रेस्टलेसनेस, प्यास इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बर्निंग पेन्स होती हैं, जलन वाली दर्दें होती हैं। दोपहर के समय बीमारी बढ़ जाती है। यदि किसी बीमारी के लक्षण रहें तो उसी समय आर्सेनिक का ख्याल करना चाहिए। और याद रखें कि ये सभी बीमारियों की बढ़ी हुई अवस्था के अंदर उपयोगी होती हैं, या जब लक्षण हो तभी आप इसको दें। टाइफाइड के अंदर जो आर्सेनिक के लक्षण है उसके अंदर नाड़ी सूक्ष्म होती है, दुर्लभ है, तेज है, अनियमित है, रह रह कर चलती है, इंटरमिटेंट है, सविराम जिसे कहते हैं। वह बहुत छटपटाता है, केवल हाथ पैर ही हिलाता है पर, और जगह बदलने की बहुत चेष्टा करता है। जरा से भी हिलने डुलने या मेहनत करने से उसे बेहोशी की तरह हो सकता है, आ सकती है बेहोशी। पड़े रहने पर या कुछ भी जब वो देखना नहीं चाहता, कुछ मांगता नहीं है, किसी भी तरह की तकलीफ भी नहीं बताता, जीभ इसमें सूखी होती है, कुछ कालीमा लिया हुए लाली होती है, फटी फटी है, हार्ड कड़ी हो जाती है, बोल नहीं बोल सकता, होंठों के अंदर मैल जम जाता है, दांतों के अंदर मैल जम जाता है, इसे सोर्स कहते हैं। कभी कभी उसे ठंड लगती है, पसीना आ जाता है, हल्का सा वो प्रलाप हो सकता है, कभी कभी तंद्रा आ जाती है, बार बार उसे लैट्रिन आती है, हल्का प्रलाप होता है, साथ में दस्त लग सकते हैं जो पानी की तरह हो सकते हैं, पेशाब थोड़ा है, बंद हो सकता है, पेशाब बहुत बदबूदार है, अनजाने में निकल भी सकता है, कुछ भी खाने के बाद में उसको गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी के कारण वोमिटिंग हो सकती है, पेट फूल सकता है, पेट दबाने पर नरम है, आधी रात के बीमारी बाद में अगर बीमारी बढ़े, तो ये सब आर्सेनिक के लक्षण हैं। रस्टॉक्स इसमें जब देते हैं तो उसको 30 या 200 पोटेंसी में देते हैं। ये बैक्टीरिया और आर्सेनिक के बीच की दवा है। यहाँ जो बलवान, साहसी और नम्र स्वभाव के जो धातु वाले या कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर ये अधिक कार्य करती है। रस्टॉक्स अक्सर आर्सेनिक से पहले इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें छटपटी है, सुस्ती है, और जो रेस्टलेस है वो बॉडी एक्स के कारण है, मानसिक नहीं है जैसे आर्सेनिक की तरह। सुस्ती रहती है, पेट में गड़बड़ी है। अगर रस्टॉक्स से ये ना घटे तो फिर हम लोग आर्सेनिक दे सकते हैं। रस्टॉक्स के जो प्रधान लक्षण हैं उसके अंदर जो भूल में बकने के साथ जो बेचैनी है, या जो प्रलाप है, या वो छटपटाता है, वो इसके अंदर भी है। टाइफाइड के जो विष है, जो उसका टाइफाइड पॉइजन है, जब वो धीरे धीरे अघोर भाव के अंदर बढ़ता है तो उस समय ये सब बातों का वो जवाब नहीं दे सकता। कभी कभी अनिच्छा से या चिढ़कर भी वो उत्तर दे देता है। शरीर में जो बात है वो कुचल जाने वाला है, जो दर्द है उस तरह से होता है। रोमेटिक जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा प्रेसिव है, चोट लगने के बाद वाला दर्द की तरह होता है। जीभ की जो नोक है वो तिकोनी हो जाती है,
तिकोनी लाल रंग की होती है। होंठ है वो लाल रंग के हो जाते हैं। दांतों पर भी लाल रंग का मैल जम जाता है। स्किन है वो सूखी हो जाती है, गर्म रहती है, मानो थोड़ी थोड़ी लाली वाली आभा लिए हुए हो। शरीर पर मोती जरा के दाने इसमें निकल आते हैं। पेट फूलता है। जो दाहिने पुट्टे के ऊपर का जो दर्द है वो बढ़ जाता है। स्प्लीन इसमें बढ़ जाती है। रोगी की जो बढ़ी हुई अवस्था है उसके अंदर भी रसटॉक्स फिर कार्य करती है। इसमें पेट में दर्द है, पेट फूलता है, अतिसार है, बार बार उसको दस्त लगते हैं। दस्त के साथ में उसकी बहुत ज़्यादा वायु निकलती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ निकलती है। उसके बाद में उसको पतला थक्के थक्के आँव वाला मिला हुआ दस्त आता है। खून मिला आँव भी आता है। खून मिले हुए मांस के टुकड़े भी दस्त के अंदर निकल सकते हैं। रात में इसी तरह के दस्त उसको ज़्यादा आते हैं। अनजाने में भी उसको दस्त हो सकते हैं। पेट के अंदर खूब दर्द रहता है और बदबूदार दस्त आर्सेनिक और बैक्टीरिया के तरह इसमें नहीं आते। कभी कभी गंध भी नहीं होती, पर कभी कभी हरे रंग की थोड़े थोड़े दस्त इसमें आते हैं। इसमें दर्द नहीं रहता। पेशाब है जो मट्ठे की तरह, लस्सी की तरह के रंग का होता है। इसमें जो गर्भाशय है और जो नाक है उससे भी रक्तस्राव हो सकता है। इसमें जो साधारण उपसर्ग हैं वो क्षण भर के लिए फिर घट जाते हैं। फेफड़ों के अंदर अगर रक्त का संचय बढ़ जाए, इसे पल्मोनरी कंजेशन कहते हैं, और खांसी है, छाती के दोनों तरफ सुई गड़ने जैसा इसमें रसटॉक्स में फिर दर्द भी होता है। सूखी खुसखुसी खांसी इसमें रहती है। खून के छींटे उसमें आ सकते हैं। जब हम लोग चेस्ट की परीक्षा करते हैं तो ऑस्कल्टेशन के अंदर इसके अंदर जो सर्दी है या बलगम है वो उसमें गड़गड़ रेल्स की आवाज़ आती है। निमोनिया होने पर पहले जो वक्ष के निचले स्तर लोअर लोब के अंदर भी इसके अंदर आक्रमण होता है। अतिसार और निमोनिया के अगर रक्तस्राव ना घटे तो उसके बाद में आप फॉस्फोरस भी ले सकते हैं, उससे भी फायदा हो जाता है। टाइफाइड के अंदर बैक्टीरिया तब इस्तेमाल करते हैं, पर ये इसको हम लोग लोअर पोटेंसी में ही लेते हैं। जब हल्के ढंग की जो बीमारी है उसमें ये बहुत उपयोगी है। पहली अवस्था के अंदर ये उपयोगी है जब ऊंचा बुखार होता है, सुस्ती है, कमजोरी रहती है, सिर में दर्द है, पेट में लीवर के अंदर दर्द है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर उल्टी का भाव रहता है, सिर में दर्द है, पेट में मुंह के अंदर बदबू आती है, पतले दस्त लगते हैं। रोग की बढ़ी हुई अवस्था के अंदर बैक्टीरिया तब कार्य करती है जब लाल रंग का उसका तमतमाया हुआ चेहरा हो जाए, शराबियों का तरह का उसमें भाव रहता हो, जीभ के जो बीच का भाग है वो सफ़ेद है या भूरे रंग की मैल रहती है और किनारे इसमें लाल रहते हैं। थुलथुली जीभ होती है, बड़ी दिखाई देती है। समूची देह के अंदर भयंकर दर्द रहता है। होंठों में मैल जम जाता है, दांतों में मैल जम जाता है, सोर्स हो जाते हैं। माथे में बहुत तेज दर्द होता है और विकार के अंदर वो बदहवासी के अंदर पुकारने लगता है। पुकारने पर सवाल का जवाब नहीं मिलता है, पर इसमें यदि जवाब देता भी है तो आंशिक रूप से या एक दो शब्द देकर ही वो फिर बदहवास हो जाता है। बुदबुदाता रहता है पर क्या बक रहा है समझ नहीं आता है। अतिसार दस्त के अंदर बहुत बदबूदार होते हैं। स्टूल के अंदर, पेशाब के अंदर, पसीने के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू रहती है। बुखार इसके अंदर 103 104 डिग्री तक होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बैक्टीरिया का जो रोगी है इसके अंदर रोग बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। बुखार बहुत तेजी से बढ़ता है, पेट की गड़बड़ी है, भूल में वो बसता है, विकार रहता है, बदहवासी है,
बदहवासी अगर जल्दी जल्दी बढ़ जाए तो बैप्टीशिया का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ में ही म्यूरेटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, आर्सेनिक, कार्बोवेज की भी जरूरत पड़ सकती है। जब अतिसार हो, पेट के अंदर गड़बड़ी ना रहकर अगर खाली कब्ज रहे तो भी ये फायदा करती है। लेकिन अगर रेस्टलेस नहीं है टाइफाइड के अंदर, तो फिर हम लोग आर्निका दे सकते हैं। आर्निका 30 के अंदर तब देते हैं, ये भी बैप्टीशिया की तरह ही है। इसमें भी पूरी बॉडी के अंदर दर्द है, अनिच्छा भाव है, बहुत पुकारने के बाद में वो एक दो बात कहता है, वो भी अनिच्छा के साथ में पड़ा रहता है। चेहरा इसमें भी लाल है। ये सभी आर्निका में है, और इसके साथ में कुछ और लक्षण भी हैं जो बैप्टीशिया में नहीं है। जैसे त्वचा इसमें सूखी है, इसमें सूखापन है, रूखा भाव है, लाल आभा लिए हुए होती है। अनजाने में ही इसके अंदर स्टूल आ सकते हैं, उसका पखाना हो जाता है, पेशाब हो सकता है, लेकिन इन दोनों में उसको में बदबू नहीं होती। ब्रेन के अंदर जो, मस्तिष्क के अंदर जो रक्त संचार है वो हो सकता है ज़्यादा, और वो घोर अनिच्छा भाव से पड़ा रहता है, एकदम अज्ञान भाव से पड़ा रहता है। इसके साथ ही सांस लेने पर गड़गड़ की आवाज़ होती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, बुखार के साथ में उसको खांसी आ सकती है, बलगम में खून निकल सकता है, और कई जो और साधारण आर्निका के प्रायोगिक लक्षण हैं उसके अंदर इसमें खूनी दस्त आने पर लाल रक्त के छोटे छोटे थक्के भी आ सकते हैं, तो ये कार्य करती है। ब्राइनिया भी इसमें टाइफाइड में तब प्रयोग में लाते हैं जब हिलने डुलने पर उपसर्ग बढ़ जाते हों, इसलिए रोगी चुपचाप पड़ा रहता है, बहुत कम हिलता है, शरीर में दर्द है, और वो दबाने से घट जाता है। नाक से खून गिरता है, खून गिरने से पहले सिर भारी हो जाता है, ज़्यादातर सवेरे के समय खून गिरता है, बुखार ज़्यादा होता है। इस तरह के जो लक्षण हैं वो पहली अवस्था वाले होते हैं, पर इसमें पतले दस्त आने पर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं रहती। बुखार के साथ में अगर ब्रोंकाइटिस है, सीने में सुई गड़ने जैसा दर्द है, कब्ज है, तो ब्राइनिया बहुत अच्छा कार्य करती है। फेफड़ों के जो अगर उपसर्ग बढ़ जाते हैं तो इसके बाद अक्सर हम लोग फॉस्फोरस, एंटीमटार्ट, सल्फर आदि दे सकते हैं। अनजाने में अगर दस्त निकल जाती है, तंद्रा भाव रहता है, स्टूपर जिसे कहते हैं, धीमा प्रलाप करता है, ब्राइनिया कोई भी इसमें फायदा नहीं होगा। अंट बकता हो, ब्राइनिया के अंदर अपने कारोबार या बिजनेस के बारे में वो ज़्यादा सोचता हो, उस संबंध में अगर प्रलाप करता हो, घर पर है तब भी वो कह रहा हो कि मुझे घर जाना है, या कभी घर जाऊंगा कहकर वो उठ बैठता है, तो ये सब लक्षण ब्राइनिया के हैं। जेलसीनियम 30 के अंदर तब देते हैं, ये असली टाइफाइड के रूप में, जहाँ टाइफाइड जब असली रूप से इसमें निर्वाचित ना हो तब इसका हम लोग अक्सर देते हैं। परंतु बुखार जो इसके अंदर है वो ठंडा भाव अगर इसमें ज़्यादा है, चेहरा इसमें लाल है, अनिच्छा भाव से रहता हो, बदन में दर्द हो, डलनेस, डिजीनेस, ड्रोजीनेस हो, तीसरे पहर में जो ज्वर है वो बढ़ जाता है। जेलसीनियम के अंदर बहुत से लक्षण बैप्टीशिया की तरह ही हैं, इसलिए ये बीमारी हल्के ढंग की है। जहाँ जेलसीनियम है वहाँ अपेक्षाकृत ये प्रचंड भाव से है, मतलब जेलसीनियम में ये कम भाव से है और बैप्टीशिया में थोड़ा ज़्यादा से। जेलसीनियम के अंदर हल्की कब्ज है, पतले दस्त के लक्षण हैं। जेलसीनियम प्रयोग करते समय पतले जो दस्त हैं या और विकार बदहवासी है,
इत्यादि लक्षण मिलकर अगर बीमारी कड़ा रूप धारण कर ले तो फिर बैप्टीशिया कार्य करती है। एसिड म्यूर 30-100 में ये औषधि की असली दवा के रूप में महाऔषध की तरह कार्य करती है और ये बढ़ी हुई अवस्था के अंदर भी कार्य करती है। इसमें रस्टॉक्स के लक्षण पाए जाते हैं, बहुत कमजोरी है, सुस्ती है, बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। रोगी लगातार बिस्तरे के अंदर पड़ा रहता है और पैरों की तरफ सरकता रहता है। तकिए से उसका सिर नहीं रख पाता, वो नीचे की तरफ चला जाता है। अनजाने में ही उसको पखाना हो जाता है, पेशाब हो सकता है, आंतों का सड़ना शुरू हो सकता है, बदबूदार दस्त इसमें भी आते हैं और वो बुदबुदाता भी है। कमजोरी उसमें बहुत ज़्यादा है। बैप्टीशिया के तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु बैप्टीशिया का जो रोगी है वो तकिए पर उसका सिर रखता है, वो नीचे नहीं जाता। म्यूरेटिक एसिड का भी ये प्रधान लक्षण है, इसमें भी वो बुदबुदाता है और वो सिर से उसका नीचे की तरफ पैरों की तरफ वो खिसक जाता है। म्यूरेटिक एसिड के अंदर भी जो जीभ है वो चमड़े की तरह सूखी रहती है और जीभ का पक्षाघात भी हो सकता है, इसलिए जीभ ना बाहर निकलती है ना वो हिला डुला सकता है और रोगी जोर जोर से सांस छोड़ता है। नाड़ी उसके अंदर इंटरमिटेंट है, इरेगुलर है, कैल्सिनियम के अंदर एसिड म्यूर के अंदर हर जो थर्ड बीट है वो रुक जाती है। पेशाब करते करते अनजाने में ही उसको लेटरिन आ जाती है, खून मिला हुआ, और कभी कभी उसके साथ में दस्त वाले रक्त वाले दस्त भी आ जाते हैं। कभी कभी आम की तरह पदार्थ मिला हुआ भी मिलता है, जबड़े उसमें अटक जाते हैं और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तकिए से वो सिर लुढ़क जाता है। ये सब मस्तिष्क के पक्षाघात के लक्षण हैं। इनको मालूम होते ही रोगी की व्यवस्था है वो बहुत खराब हो जाती है। बैप्टीशिया के रोगी उतनी बुरी अवस्था में नहीं होते। एसिड नाइट्रिक है वो 200 के अंदर तब देते हैं जब एसिड म्यूर के बाद में अक्सर इस दवा की जरूरत पड़ती है और बीमारी जब बढ़ी हुई अवस्था में हो, आंतों के अंदर रक्त स्राव हो, उसमें जख्म हो जाते हों, तो एसिड नाइट्रिक बहुत बढ़िया दवा है। इसमें एसिड म्यूर या एसिड फोर्स की तरह जो बुदबुदाकर प्रलाप है बहुत कमजोरी है, इसलिए जो बदबूदार खून के दस्त हैं, आंव के दस्त हैं, केवल खून के दस्त आते हैं, हरे रंग के दस्त हैं, या ऊपर कहें तो म्यूरेटिक एसिड के दूर ना हो तो एसिड नाइट्रिक अवश्य प्रयोग में करनी चाहिए। एसिड नाइट्रिक के अंदर छोटी आंत के जो तीसरा भाग है उसके ऊपर भी यह दर्द होता है, दबाने पर गड़गड़ की आवाज आती है, पेट में दर्द रहता है। इस तरह रोगी कुछ कुछ आर्सेनिक के रोगी की तरह दिखाई देता है। सीने में सर्दी गड़बड़ रहती है और गड़गड़ की आवाज आती है। पीले रंग का इसमें बलगम निकलता है, वो खून मिला भी हो सकता है। पीप की तरह का बलगम निकलता है। ये सब जो लक्षण हैं वो नाइट्रिक एसिड के अंदर आते हैं। नाइट्रिक एसिड के अंदर जो रक्त है वो छोटे बड़े किसी भी तरह के थक्के नहीं उसमें होते। इसमें भी तीसरे जो बीट है उसके अंदर इंटरमिटेंट होती है। रक्तस्राव के अंदर एल्ब्यूमिना, हेमोमेलिस, हिस्टामिन सल्फ, हाइड्रेक्सिन सल्फ, आर्निका, पेरिबिन, चाइना आदि दवाइयां भी दी जाती हैं। एसिड फॉल्स इसमें 30-100 में तब देते हैं जब रोगी लगातार नाक खोंटता हो और नाक को हाथ पर बार बार लगा रहा हो, अजीर्ण हो,
इसमें सफ़ेद दस्त आते हों, पखाना होने पर पेट में आवाज़ आती हो, पेट फूल जाता हो, पेशाब भी दूध की तरह सफ़ेद आता हो, नाक से खून निकलते हों, विकार जब बढ़ जाते हैं तो रोगी अज्ञातावास में चुपचाप पड़ा रहता है, सोता रहता है और कहाँ क्या हो रहा है उसको समझ नहीं आती, परंतु जब जागता है तो खासा होशो हवास में होता है, छटपटी या बेचैनी का लेश भी नहीं रहता। रॉस्टॉक्स वाली दवाओं के अंदर अगर बेचैनी घटकर अज्ञानता भाव में जाए और साथ में पतले दस्त हों तो एसिड फॉस इसमें कार्य करती है। प्रयोग किया जा सकता है तब इसका, और इसके बाद में इसके जो विशेष लक्षण हैं उसके अंदर रोगी अज्ञान अनिच्छा भाव से निचेष्ट होकर पड़ा रहता है, पुकारने पर जवाब तो देता है और उसके बाद में वो होशो आवास के अंदर कम ही आता है या फिर कभी कभी पूरे होशो आवास में आ जाता है। जो नक्स मस्केटा है उसके अंदर भी वो अनिच्छा भाव से पड़ा रहता है, पेट पर उसमें बहुत फूलता है, पेट में उसमें गड़गड़ाता है, पतले दस्त आते हैं और पर इसके अंदर जो मुंह है, होंठ है, वो जीभ है, वो सूखी रहती है, इसे प्यास का चिन्ह भी नहीं रहता, तो नक्स मॉस्केटा यूज की जाती है। ओपियम जो रोगी को जब बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता है, गले के अंदर गड़गड़ाहट है, आंखों अध खुली रहती हैं, पेट फूला हुआ रहता है, खाना पेशाब बंद हो जाता है, कब्जी हो जाती है, आंखें और पलकें हैं जो स्थिर हो जाती हैं, तो ओपियम कार्य करेगी। ये जो मैंने अभी मेडिसिन्स बताई हैं उसके अलावा बेलाडोना, आयोस्काइमस, ओपियम, स्ट्रेमोनियम, हेलिबोरस और लेकेसिस भी दे सकते हैं। अगर इसके अंदर मस्तिष्क के लक्षण ज़्यादा हों तो बेलाडोना दी जाती है, आयोस्काइमस देते हैं, स्ट्रेमोनियम, हेलिबोरस, ओपियम, लेकेसिस देते हैं। बेलाडोना 30-100 में तब देते हैं जब रोगी का चेहरा, आंखें लाल हो, जोर जोर से वो बकता हो और भौंक कर उठ जाता हो, एकदम बैठ जाता हो, बिछावन से वो भागकर बाहर जाने की चेष्टा करता हो, नींद के बाद में भी एकदम वो अचानक उठ जाता हो, फिर उसके बाद में वो सो नहीं सकता, आंखें बंद करने से वो डरता है इसलिए वो चिल्लाने लगता है। आयोस्काइमस मदर टिंचर में भी दे सकते हैं, 30-100 पोटेंसी में भी देते हैं। ये आरंभ में बेलाडोना के जो प्रचंड भाव है रहने के बाद में जब बहुत अनिच्छा भाव में वो पड़ा रह जाता है या एक बार उग्र भाव में रहता है और फिर बेहोशी वाली कंपोज भाषण भाव में चला जाता है, बुदबुदाकर बकता रहता है, बिछावन इसमें भी वो नोचता है, आंखें खुली रहती है, इधर उधर देखता रहता है पर कुछ देख नहीं पाता या उसे कुछ समझ नहीं आती, दोनों हाथ पैर धीरे धीरे उठाता है, फिर उतार लेता है और कुछ देर बुदबुदाकर कुछ पकता है और फिर कुछ देर चुपचाप पड़ा रहता है, नाक से बोलता है, जबड़ा उसका बैठ जाता है, दांतों पर मैल जम जाती है, अनजाने में ही उसको स्टूल पास हो सकता है, पेशाब भी अनजाने में निकल सकता है और उसकी जो ज्ञान है वो भी लोप हो जाता है, जीभ भारी मोटी हो जाती है, बोल नहीं सकता, रोगी को कुछ देर पुकारने पर भी वो कुछ बहुत देर बाद हाँ कहता है पर ठीक से उत्तर नहीं दे पाता। इसके अंदर वो अपने जो लिंग वाला हिस्सा है उसको वो बार बार हाथ रखता है, अपने लिंग को वो बार बार खींचता है, कई बार अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको उतार देता है, तो ये हायोस्क्वाइमस का अंदर जब वो उसको ब्रेन की प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर ये लक्षण होते हैं लेकिन उसको ये इसका पता नहीं लगता है, तो उस समय इसको हायोस्क्वाइमस को आप याद करें।
स्ट्रेमोनियम भी ब्रेन के अंदर कार्य करती है। जब विकार बढ़ जाते हैं टाइफाइड के तो वो हंसता है, सीटी बजाता है, गाना गाता है, गालियां बकता है, कभी कभी हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना भी करने लग पड़ता है, बिछावन को उठाने की चेष्टा करता है, तकिया सिर पर उठाकर कुछ देखता है, फिर तकिए पर सिर रख देता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो कर क्या रहा है। ओपियम 30-200 में तब देते हैं जब वो कंपोज भास में कोमा में की तरह में हो, बेहोशी भाव में हो। किसी भी दवा में ये दिखाई नहीं देता है। रोगी अध खुली आंखों से देखता है। गाल पर अगर मक्खी भी बैठ जाती है तो भी पलकें उसकी स्थिर रहती हैं। नाक के अंदर गड़गड़ाती है, मानो सो रहा हो, खराटे भर रहा हो। गला में गड़गड़ाहट की आवाज आती है। पेट फूलता हुआ होता है। पेशाब बंद हो जाता है। कब्जी रहती है तो पखाना भी बंद हो जाता है। आंखें मुंह लाल हो जाते हैं, फूले फूले से दिखाई देते हैं। और अज्ञानतावास जो मस्तिष्क का जो रक्त संचय है उसके कारण ये सब लक्षण होते हैं। लेकेसिस इसके अंदर 30 या 200 में तब देते हैं। ये एक तरह से सांप का विष से बनी हुई मेडिसिन है। ये प्रायः निदान की अवस्था के अंदर दी जाती है। रोगी इसके अंदर मुर्दे की तरह बेहोश पड़ा है। जबड़े उसके लटक जाते हैं और जबड़े उसके झूल जाते हैं। धीरे धीरे वो बुदबुदाकर बकता है। एक बार बकता है, फिर चुप हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है तो कांपती है। दांत को भीतर ही रह जाते हैं। जीभ पर काला मैल छाले पड़ जाते हैं। जीभ फट जाती है, खून निकलता है जीभ में से। दस्त बहुत ज्यादा बदबूदार होते हैं। सारांश ये है कि रोगी जब इस रोग विष के अंदर जब जर्जर हो जाता है, मस्तिष्क के अंदर जब ये विष इकट्ठा हो जाता है तो मस्तिष्क का जो पक्षाघात है, पैरालिसिस आरंभ हो सकता है। उस समय इसकी जरूरत पड़ती है। टाइफाइड की जो निर्वाचित किसी औषधि के अंदर उपकार ना होने पर सल्फर की भांति इसको भी बीच बीच में 1-2 मात्राएं लेकेसिस की दे देनी चाहिए। हेलिबोरस निम्न क्रम के अंदर 6 पोटेंसी 30 में दे सकते हैं। जब विकार पूरी तरह से प्रकट होते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। रोगी विकार में बिछावन, कपड़े, नाखून को पोंछता रहता है, पर वो सब अज्ञानतावास ही करता है। किसी तरह की आवाज नहीं मिलती। मुंह में और सांस में बदबू रहती है। होंठ हैं इसके अंदर स्याही की तरह काले रंग के होते हैं। इसमें एक विशेषता यह है कि इसमें प्यास का जो चिन्ह है वो नहीं दिखाई देता। उसे प्यास नहीं लगती, पर पानी में मुंह पे लगाने पर या कुछ आग्रह करने पर वो कुछ पी लेता है। बेहोशी आने पर पहले ही कपाल पर जहाँ सिर का जो माथा है उसके चमड़ा है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। कुछ चबाने की तरह होंठ को हिलाता रहता है। इसके अलावा उसके सिर पर ठंडे पसीना आता है। रह रहकर हाथ पैर वो टनाता है। अनजाने में ही उसका पेशाब निकल सकता है। और इसमें रोगी एक तरफ हाथ पैर हमेशा हिलाता है और दूसरी तरफ के हाथ पैर उसके स्थिर रहते हैं। ऑटोमेटिक मोशन होता रहता है। हाथ प्राय एक ओर का डालता है तो सिर पर रखता है। इस तरह से हेलिबोरस के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं। अगर टाइफाइड के अंदर रक्तस्राव ज्यादा हो, ऊंचे ज्वार के बाद में, तो व्रैटम विर दिया जाता है। ये तीसरी शक्ति के अंदर लो पोटेंसी में 3-4 मात्राएं दे सकते हैं। अगर इससे फर्क ना पड़े तो एस्टेनी लिडियम मेडिसिन दे सकते हैं। इसका प्रयोग हर 2-3 घंटे से दे सकते हैं। दस्तों के अंदर अगर रक्त आ रहा हो, उसके अंदर रक्तस्राव हो, तो यह टाइफाइड का एक प्राणघातक उपसर्गों में आता है।
और उसमें जो ऊपर की मैं अभी दवाएं बताई हैं रेटमविर वो दे सकते हैं। और कुछ दवाएं हैं जैसे एल्ब्यूमिन, आर्सेनिक, बैक्टीशिया, कार्बोवेज, सिनकोना, प्रोटोलस, लेप्स, हेमामिलस, इपिकाक, लेकेसिस, मेलिफोलियम, एसिड म्यूर, एसिड नाइट्रिक, नक्स मस्केटा, एसिड फोर्स, सीकल कोर और टेरिबिंथ दी जाती है। एकाएक अगर रक्तस्राव होकर उसको ठंड लग जाए तो आप कार्बोवेज की 2-3 मात्राएं भी दे सकते हैं। टाइफाइड के अंदर जब पेरिटोनियम हो जाता है, पेरि पेरोटिनाइटिस होता है, आंतों की जो ढकने वाली झिल्ली है उसमें जब प्रदाह होता है, तो एपिस, बेलाडोना, ब्राइनिया, कालिसिन, कोलोसिन, मर्ककोर, सेंगुनेरिया, कैंथर, सल्फर आदि देते हैं। पेरिटोनाइटिस के अंदर आप इसके अंदर कुछ गर्म सेक भी कर सकते हैं बाहर से। पेरिटोनाइटिस एक ऐसा रोग है इसके अंदर जब पेट की जब गर्म सेक करते हैं तो उससे अगर फायदा ना हो तो फिर रोग भयंकर रूप भी धारण कर सकता है, तो इसे आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। टाइफाइड की जो बीमारी है उसके अंदर जब ब्रोंकाइटिस हो जाए, निमोनिया हो जाए, प्लूरेसी हो जाए, तो आप मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं जो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, प्लूरेसी के ऊपर हैं उनके अंदर देख सकते हैं। और उसके अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई गई हैं वो आप देख सकते हैं। टाइफाइड का इलाज इजी भी है और बहुत हार्ड भी है, क्योंकि कई बार निदान इसका होने के अंदर भी 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के बाद ही ब्लड टेस्ट के बाद में टाइफाइड का पता लगता है। तो स्टार्टिंग के अंदर आप हल्की मेडिसिन दे सकते हैं या कंटिन्यू फीवर वाली मेडिसिन दे सकते हैं। फिर भी आप किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही ये मेडिसिन लें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।